चढ़ते पारे के साथ हीट वेव के खतरे ने कामकाजी लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। खास तौर से उन लोगों को लू लगने की ज्यादा आशंका होती है जो लोग सेल्स और मार्केटिंग की जॉब से ज्यादा जुड़े होते हैं, यानी कि जो फील्ड जॉब्स ज्यादा हैं। अच्छा, ये तो हमने ऑफिसेस की बात की, कॉर्पोरेट्स की बात करी। दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वो लोग जो रोज़मर्रा के मजदूरी और बाकी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके भी हाल तो बुरे होंगे। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रचंड गर्मी को देखते हुए इस दौरान कामकाजी लोगों के काम के समय में बदलाव किया जा सकता है। तमाम संभावनाओं पर बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को घटा देती है गर्मी। ये जग जाहिर है, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं इसमें। तो अगर प्रोडक्टिविटी गर्मी के दौरान घट रही है तो फिर ये तो पूरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। ऐसे में बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मौसम के अनुरूप हमारी पॉलिसीज में भी क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको बहुत ही खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल। लौट रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद। प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। एक और आसमान आग उगल रहा है तो दूसरी ओर हीट वेव यानी लू ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में चढ़ते पारे ने तांडव मचा रखा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। लेकिन इन हालातों के बीच भी कामगारों, नौकरी पेशा लोगों को काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को लू की चपेट में आने की आशंका ज्यादा रहती है। भीषण गर्मी और लू से बचने के उपायों पर बात तो खूब होती है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान भी है जो हीट वेव के खतरे को कम कर सके? दरअसल अब ये सवाल उठने लगे हैं कि प्रचंड गर्मी के दिनों में कामगारों, कामकाजी लोगों के लिए एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए, खासकर कामकाज के समय को लेकर। ऑफिस टाइम में बदलाव और कामकाज के समय में कटौती कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे कामकाजी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मसलन ऑफिस टाइम को सुबह 10 बजे की बजाय 7 बजे कर देना, कामकाज के समय को 9 घंटे से घटाकर 6 या 7 घंटे कर देना। ये कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जो कर्मचारियों को गर्मी से राहत दिला सकते हैं। ऐसे ऑफिस जहां वर्क फ्रॉम होम की संभावना हो सकती है, वहां कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। या फिर ऑफिस आने जाने के लिए कम खर्चे पर एसी कैब की सुविधा भी प्रचंड गर्मी से निजात दिलाने में एक कारगर उपाय हो सकती है। अब बात उनकी करते हैं जो सेल्स, मार्केटिंग या फिर फील्ड जॉब से जुड़े हुए हैं। गर्मी या हीट वेव का सबसे अधिक खतरा इन्हें ही होता है। इन लोगों के लिए कामकाज के लिए सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 की टाइमिंग बेहतर हो सकती है जब गर्मी कम रहती है। साथ ही तकनीक के दौर में ऐसे बहुत से ऐप हैं जिनकी मदद से एक दूसरे से वीडियो कॉल के जरिए जुड़ा जा सकता है। लेकिन उन मजदूरों का क्या जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं? हीट वेव की चपेट में आने का सबसे अधिक खतरा इन्हें ही होता है। ऐसे में इन्हें शेड में काम करने के साथ ही इनकी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखने के लिए पानी, जलजीरा, पन्ना, मट्ठा, छाछ जैसे पेय पदार्थों की उपलब्धता होनी चाहिए। इन सभी उपायों और जरूरी एहतियातों को बरतने के बाद भी अगर किसी को गर्मी या लू लग जाती है तो डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा जरूर होनी चाहिए, ताकि भीषण गर्मी और हीटवेव स्ट्रोक के किसी भी संभावित खतरे को कम किया जा सके। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर गर्मी और लू के थपेड़ों से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करेंगे दिलीप चिनॉय सर का, जो कि पूर्व महासचिव हैं फिक्की के। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत करेंगे हम राजीव चावला जी का, जो कि चेयरमैन हैं IMSME ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है राजीव सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं प्रांशु उपाध्याय, रीजनल डायरेक्टर हैं माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चिनॉय सर आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, और ये एक्सट्रीम हीट का जो एक्सपोजर है और इसकी वजह से जो वर्ल्ड वाइड वर्क आवर्स जो प्रभावित हुए हैं, उसके बहुत सारे डेटा हमारे पास है। लेकिन उन डेटा पे जाने से पहले मैं थोड़ा सीधा सीधा बिल्कुल आम भाषा में बात करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। ये जो एक्सट्रीम हीट के जो इवेंट्स हैं, और फोकास्ट ये है कि ये कालांतर में बढ़ते जाएंगे, ये अभी इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। इसका मोटा मोटा बिजनेस इंपैक्ट आप किस तरह का देखते हैं सर? दीपक जी, अब देखें तो अभी फिलहाल जो
प्रोडक्टिविटी है, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखेंगे हम्म, तो उसमें क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर अपने जो वर्कफोर्स है उनकी उनको काफी सुविधाएं होती हैं। जो आपने इस प्रोग्राम के शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी वो प्ले किया था, वो जो पूरे पानी, हाइड्रेशन, शेड वगैरह, वो सब एक तरीके से करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक तरीके से इतना बड़ा प्रोडक्टिविटी चैलेंज नहीं हो सकता है, लेकिन चैलेंज हो सकता है। हम्म, उसका एक दूसरा एक उसका प्रभाव है कि कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग, वाटर कूलर्स, फैंस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कई कई जो समर इंडस्ट्रीज है, उनको एक तरीके से एक लंबा सीजन मिल जाता है, तो वो एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन आप देखें, जो जैसा आपने बोला कंस्ट्रक्शन सेक्टर, अलग अलग सेक्टर, दिल्ली में खासतौर, क्योंकि विंटर में अगर आप देखें तो पोल्यूशन के द्वारा कंस्ट्रक्शन में काफी रुकावट आती है। लेकिन अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और जो आउटडोर एक्टिविटीज है उसमें काफी प्रोडक्टिविटी के चैलेंजेस हैं और वर्क के चैलेंजेस हैं। और और जो आपके उसमें कवर नहीं किया था, स्कूल्स की तो टाइमिंग बदल जाते हैं। हम्म। विंटर्स में 8 बजे होते हैं अगर वो जूनियर स्कूल देखें, और अब समर्स में 7:30 बजे, पौने पौने 8 बजे हो जाते हैं। लेकिन एग्जामिनेशंस जो है, राइट, वो एक तरीके से इस हीट में एग्जाम देना बहुत ही वो जो स्टूडेंट्स के लिए काफी कठिनाई होती है। तो अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग प्रभाव होता है, किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है और किसी ये पे आपने बिल्कुल नेगेटिव सही इम्पैक्ट है। रेफरेंस दिया लेकिन चिनॉय सर, आपने बिल्कुल सही रेफरेंस दिया स्कूल का। इनफैक्ट आज जब हम इस स्टोरी प्लान कर रहे थे तो दिमाग में यही आया, टीम ने यही सजेस्ट किया कि यार स्कूल की टाइमिंग अगर चेंज हो सकती है तो एक आम एम्प्लॉय के लिए क्या उसके वर्क आवर्स में भी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है ताकि उसकी हेल्थ भी बनी रहे और ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी भी इंटैक्ट रहे। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल, अब अगर आप आर्काइव्स देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने यही जिक्र किया था कि अगर बच्चे स्कूल सुबह 7 बजे जा सकते हैं हम्म, तो हम ऑफिस टाइमिंग्स को क्यों नहीं बदल सकते हैं वगैरह, ये बात एक जो हुई थी। लेकिन इसमें काफी जैसे आपने मार्केटिंग वालों का कहा था, मार्केटिंग वालों को अगर आप कहें कि आप 7 बजे, सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 7 करें, लेकिन उनके खरीदने वाले ऑफिस वही 9 से 5 रखें, तो फिर वो मिसमैच हो जाता है। तो देश को लेकर के एक पूरे सब सेक्टर्स को एक साथ ही डिसीजन लेना पड़ेगा इसका फायदा उठाने का। एब्सोल्युटली। राजीव चावला सर, और एमएसएमई सेक्टर में तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आई एम श्योर कि एमएसएमई जितना ज़्यादा भुगतते हैं गर्मी के दौरान वर्कर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, आई एम श्योर उतना कोई नहीं भुगतता होगा। थोड़ा हमें बताएं सर, और क्या हम कुछ ऐसी पॉलिसी का निर्धारण कर सकते हैं जिसमें एम्प्लॉई की सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ये दोनों इंटैक्ट रहे? मैं चिनॉय सर की बात से एग्री करता हूं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं या जहां पर भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एसएमईज़ हैं, वो डेफिनेटली अधिक सुविधाएं दे के, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होती है, बहुत सारी कंपनीज़ में अंदर ही लंच की भी व्यवस्था रहती है। तो उनका एक एम्प्लॉयज़ के लिए एक अलग इकोसिस्टम है, एक अलग उनको प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर से एमएसएमई सेक्टर या कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला मज़दूर, रिक्शा चलाने वाला मज़दूर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, या सड़कों पे जो लोग डेली वेजेस या जो फील्ड जॉब्स करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर है जो रोड साइड पे वेंडर अपनी शॉप्स लगाते हैं, तो इन सब के लिए डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज चैलेंज। लेकिन समाधान भी साथ साथ निकल सकता है। मुझे अभी भी याद है कि आज से 4 वर्ष पहले जब कोविड का माहौल था और उसके बाद जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुले, तो उसके बाद हमने क्लस्टर वाइज टाइमिंग्स सेपरेट किए ताकि बसेस में या मेट्रो ट्रेन्स में बहुत भीड़ न हो और बहुत लोग एक साथ न बैठें। तो जब कोविड के दौरान अलग अलग क्लस्टर में कहीं 6 बजे फैक्ट्री लगती थी, तो कहीं 7 बजे, फिर 8 बजे, कहीं 9 बजे, तो उस समय डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टाइम चेंज किए गए क्लस्टर वाइज, ताकि बहुत भीड़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर लोड ना हो। उसी तरह टाइमिंग्स तो डेफिनेटली चेंज किए जा सकते हैं। इसके लिए एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना होता है। एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना होगा एक अपने कस्टमर के हिसाब से, क्योंकि उससे अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके ग्राहक किस समय अपने डिमांड करते हैं, अपने मटेरियल की, गुड्स की या सर्विसेज की। उसी तरह अपने कर्मचारियों के साथ भी,
कर्मचारी कहाँ से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, शेड ट्रांसपोर्ट से आते हैं। ऐसा ना हो कि अचानक कोई समय बदल दे और उस समय उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या शेड ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना हो। तो ये एक प्लान्ड व्यवस्था होनी चाहिए, हो सकती है। मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स को जहाँ तक हो सके संभव इसकी व्यवस्था मार्च के महीने से ही ये तैयारी प्लानिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए और अप्रैल से जून ये 4 महीने ज़रूर ऐसे हैं जो कि मैं चाहता हूं और हो भी सकते हैं कि ये 3 महीना फर्स्ट क्वार्टर जो है कि जहां पर समय जहां तक बदला जाए, बिल्कुल हर जगह पॉसिबल नहीं भी है। उदाहरण के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जहां पर मटेरियल की डिलीवरी के हिसाब से काम होना है वहां पर हो सकता है ना हो सके। सड़कों पे ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, उनको एक अपना टाइमिंग्स रखने हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारा एरिया ऐसा है, स्कूलों का उदाहरण आपने सही दिया, जहां पर ये कार्य वर्क फ्रॉम होम ऑफिस के कामों को लेकर और इवन फैक्ट्री टाइमिंग्स, बिजनेस टाइमिंग्स जहां तक हो सके कर्मचारियों से बात करके चेंज करने की एटलीस्ट एक अटेम्प्ट, एक कोशिश जरूर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये आप जो अटेम्प्ट बात आपने जो बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम शुरुआत तो हम सोच में तो लाएं, हम आम रोजमर्रा की बिजनेस प्रैक्टिसेस या अपनी स्ट्रैटेजी में इसका हिस्सा तो बनाएं इस चीज को, तो संभवतः आने वाले समय में हमें कुछ बेहतर पिक्चर दिखे। प्रांशु, अब आपके पास आ रहा हूं, डेटा बहुत हैं। 2021 का डेटा बताता है कि 470 बिलियन वर्क आवर्स वर्ल्ड वाइड, और ये पूरा है, ये सिर्फ उन एरियाज में नहीं है जहां पर एक्सपोजर ज़्यादा है आउटडोर वर्किंग का। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, 470 बिलियन वर्क आवर्स वर्क पूरा वर्ल्ड वाइड जो है उसका लॉस हुआ है। और हमें नहीं भूलना होगा कि 2020-21 का एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन्स का था, तो शायद ये तादाद और ज़्यादा होगी अगर एक रेगुलर एयर कोर आप लें। बड़े लॉसेस हो रहे हैं एक्सट्रीम, लेकिन क्या ये कंपनीज के डे टू डे विचार विमर्श में इस बात का मंथन होता है, इस बात पर बातचीत होती है या नहीं होती है कि भाई बाहर वेदर कंडीशंस कैसी हैं और उस हिसाब से हम लोग अपने टाइमिंग्स और एम्प्लॉय के बारे में सोचना समझना शुरू करें? देखिए दीपक जी, देखिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कोविड के बाद से एक चीज बहुत ही साफ निकल के आई है कि जो भी एचआर फ्रेटर्निटी है किसी कंपनी की, उसने एम्प्लॉय हेल्थ और वेलबींग पे फोकस करना ज्यादा शुरू कर दिया है। ये चीजें अब एक हाइजीन फैक्टर बन गई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, रादर देन एक डिलाइट क्रिएट करने के। तो ये डिस्कशंस हो रहे हैं कंपनीज में कि क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं उस एक्सटेंट तक नहीं जाऊंगा कि कई कंपनीज ने कुछ टाइम में अभी तक चेंज किया है या वो सीरियसली उस बारे में सोच रहे हैं। जो कंपनीज कर रही हैं आजकल की डे में, वो इनेबलमेंट कर रही हैं कि इससे कैसे राहत पाई जाए, लेकिन वो उतना बड़ा कदम भी लेने को तैयार नहीं है कि अपने टाइमिंग चेंज करें। इसमें 2-3 सेक्टर्स में समझ लेते हैं कि क्या बात हो रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें, जहां पे अब मैं व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज की मोस्टली रेफर करूंगा, वो ऑलरेडी अट्यून है एक तरीके से सेल्स करने के। वर्चुअल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है। कोविड के दौरान वो 2 साल चला भी, बहुत अच्छे से चला और अभी भी चल रहा है। तो उसमें तो मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स, अगर आप बैंगलोर में लो, गुड़गांव में लो, बॉम्बे में लो, वो सारी सेल्स एंड मार्केटिंग की मीटिंग, अनलेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है, वो मोस्टली ऑनलाइन हो रही हैं। क्योंकि कई बार तो जिन लोगों से आपको क्लाइंट्स को मिलना है वही ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो वो अपने घर से कर रहे हैं। तो ये हाइब्रिड मॉडल में एक और एक्सटेंशन हो गया है कि अगर 3 डेज वर्किंग था फ्रॉम ऑफिस, तो अभी 2 डेज वर्किंग फ्रॉम ऑफिस हो गया है, और मान लीजिए आपका बाकी के 3-4 डेज वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं लोग। तो वो तो है। बाकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे, जहां पे इसका काफी बड़ा प्रभाव है, क्योंकि ये आपके देखिए वर्कर्स की 2 या 3 शिफ्ट में चलती हैं, तो 12 आवर्स की 2 शिफ्ट होती हैं या फिर 8-8 आवर्स की 3 शिफ्ट होती हैं। तो उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की मशीनरी आपकी 24 घंटे चल रही है और डिमांड है और प्रोडक्शन होना ही है, तो किसी ना किसी को तो फैक्ट्री में आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी किस तरीके की व्यवस्था कर रही है प्लांट में कि इस तरीके की गर्मी से बचा जा सके, कैसे सुविधाएं दे रही है, जाकि वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो प्लांट पे लेके, चाहे एक तरीके का रेगुलर चेक हो अपनी एम्प्लॉइज हेल्थ को लेके, वो सब डिस्कशन हो रहे हैं। हमने देखा है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो उनके इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हेल्थ पे फोकस करते हैं, वो काफी सचेत और एक्टिवेट हो गए हैं इस दौरान, कि अपने इलेक्ट्रोलाइट्स काफी हैंडी रखे हैं, पानी की कमी कहीं पे ना रहे, एक रेगुलर चेक एम्प्लॉइज से करा जा सके, उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कर जा सके। ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ। पर हाँ, मैंने ये बदलाव नहीं देखा है कि स्कूलों की तरह जहाँ पे कि लिंकेजेस काफी
बाइनरी है कि आपने टीचर्स का टाइम बदल दिया और स्टूडेंट्स का टाइम बदल दिया तो स्कूल का टाइम चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप एक कंपनी अपना समय बदलती है, लेकिन जिस क्लाइंट्स को वो केटर कर रही है अगर उसने समय नहीं बदला, तो लोग 7 बजे शुरू तो कर लेंगे, पर अगर उस क्लाइंट के बंदे केवल 10 बजे ही ऑफिस में आएंगे तो आप 7 से 10 करेंगे क्या? तो ये थोड़ा-सा रेलेवेंसी अभी बाकी है एस्टैब्लिश करना। एब्सोल्युटली। देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी आई हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें नेशनल आउटपुट में एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का, दोनों का कितना होता है। ये ऐसा टॉपिक हो गया है जो अब इंडस्ट्रीज इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के डेली विचार विमर्श का हिस्सा बन पाया है ये मुद्दा या नहीं। दिलीप चिनॉय सर, हमने देखा है कि बीते कुछ वक्त से पूरी दुनिया की जो कंपनीज हैं, खासतौर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की और बड़े ग्रुप्स जो हैं, वो क्लाइमेट चेंज के प्रति बड़े समर्पित नज़र आते हैं। उनकी पॉलिसीज़ बन रही हैं, नेट ज़ीरो की तरफ उनके टारगेट फिक्स हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर उनकी प्रतिबद्धताएं हम जाहिर होते हुए देख रहे हैं, CSR एक्टिविटीज़ इस दिशा में अच्छी तरह से अलाइंड होते हुए हम देख रहे हैं। यानी कि क्लाइमेट चेंज को एक्नॉलेज न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि उसमें एक्शन भी दिख रहा है। लेकिन क्या ये एक्शन क्लाइमेट चेंज का एक एम्प्लॉई की साइकी और उसकी वेलबींग पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या हम उसको जीरो डाउन करके वहां तक ला पाए हैं सर? दीपक जी, अगर आप देखें तो ये पूरा जो नेट वो जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी और जो हमारे जो COP 25-26 में जो डिस्कशंस हुए थे जी। और हमने टारगेट्स रखे थे, ये इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम जो ये हीट जो है ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड करें और ये 1 डिग्री या 1.5 या 2 डिग्री का जो वार्मिंग है उससे कम एक तरीके से करें। तो अगर आप देखें तो वो एक नेशनल लेवल पे, अगर भारत को ले तो नेशनल लेवल पे एक एक्शन प्लान है, स्टेट लेवल पे एक्शन प्लान है, और अगर आप देखें प्रधानमंत्री ने एक इंडिविजुअल प्लान भी बोला था, वो लाइफ के द्वारा उन्होंने कहा था कि आप अगर इंडिविजुअल्स इस तरीके से काम करें। अब कई कंपनियों ने इंडिविजुअल के द्वारा कई कई स्टेप्स लिए हैं, उसमें जो मोस्ट पॉपुलर है फ्लाइंग को कम करना, ट्रैवल को कम करना, और एक तरीके से एक चैलेंज है क्योंकि अगर आप गर्मी में देखें तो लोग एसी का टेम्परेचर 22 कर लेते हैं, 21 कर लेते हैं। कई लोगों का कहना है इसको 24 या 25 करिएगा, उतने भी आप कंफर्टेबल होते हो, आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। जापान में एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने कहा कि टाई नहीं पहन के आओ, आपको कोट नहीं पहनना है, वो बहुत फॉर्मल इकोनॉमी, और ये कई साल से कर रहे हैं। करेक्ट। तो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं, अलग जो सेक्टर्स हैं, अलग कंट्रीज हैं, अलग एम्प्लॉयज हैं, जैसे प्रियंशु ने भी कहा था कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग कदम उठा रहे हैं, सब इसको एक तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम सब मिलजुल करके एक प्रयास नहीं करेंगे और ये टेम्परेचर इंक्रीज को कंट्रोल करने का एक प्रयास नहीं करेंगे और नहीं हुआ, तो पूरे विश्व के लिए और सबके लिए एक बहुत हानिकारक सिचुएशन। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। देखिए चावला सर, बहुत सारे स्टडी, मैं सिर्फ यूएस की, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह के डेटा नहीं है जो फाइन ट्यून्ड हो, लेकिन यूएस के बारे में कई स्टडीज़ मैंने पढ़ी, और सिर्फ मैं 2010 की स्टडी पढ़ रहा था जिसमें 1 डिग्री सेल्सियस का राइज होता है तो वहाँ की जो नेशनल आउटपुट है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 2.5% घट गया सर। इसी तरह से 2012 में वहाँ पर 2% का डिक्लाइन देखा गया ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट में, और 2015 में तो वहाँ पर थोड़ा सा भी जो फ्लक्चुएशन आया, इन्वर्टेड यू शेप कर्व आ गया उनकी नेशनल प्रोडक्टिविटी में। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपकी ग्रोथ सिग्निफिकेंटली घटती चली जाएगी। ये रिलेशन स्थापित हो चुका है। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं कि क्या ये हमारे डे टू डे रूटीन में कभी आ पाएगा सर, या अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं आगे बढ़ने पर, ग्रोथ पर, प्रॉफिट्स पर? ये सब चीजें शायद भारत में आने में 20, 25, 30 साल और लगे। देखिए, मैं इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस अद्भुत स्पीड पे चल रही है। इस समय हम विश्व की सबसे बड़ी
लार्ज इकोनॉमीज में सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड व्हाई नॉट, दिस इज़ अवर टाइम। हमारा वक्त, भारत का वक्त अब आया है, तो हमें इस वक्त का फ़ायदा उठाना है और भारत को अगले 10 वर्ष में, 20 वर्ष में अपनी पहचान और अधिक बढ़ानी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसा समय भी है जब पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट चेंज, इन सब की चीज़ों को देख रहा है, और जहां एक तरफ सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे 24,000 ऐसे लॉज हैं जिसको डीक्रिमिनलाइज किया है और आसान बनाया है बिजनेस को करना, वहां पर मैं ज़रूर ये बात यहाँ पर जोड़ूंगा कि दो चीज़ें हैं जो लगातार बिजनेसेस को के लिए बढ़ाई गई हैं और जो वक्त की ज़रूरत है, जो पूरे ग्लोब की ज़रूरत है, वो है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड लॉज और कंप्लायंसेस। और इसमें सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। आप पिछले कुछ समय में देखें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, दिल्ली में डीजल जनरेट और एनसीआर में डीजल जनरेटर्स के यूज़ पर बैन लगाया गया, फर्नेस ऑयल पर बैन लगाया गया, क्रैकर्स पर बैन लगा। तो ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है और भारत केवल प्रगति कर रहा है। भारत ने सस्टेनेबिलिटी को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने के लिए लेकर, नेट ज़ीरो हमें 70 तक बनना है, उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए बहुत से लॉज सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बनाए हैं। और आगे हम हमेशा अपने एसएमई सेक्टर में कहते हैं कि आगे आने वाले समय में जो सबसे अधिक लॉज जिसका हमें पालन करना होगा वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड होंगे। Absolutely. आप अगर लिस्टेड कंपनीज को देखिए, आज उनको अपने ESG रिपोर्ट्स करनी होती हैं, लेकिन कोई भी लार्ज कंपनी, उनका जो वेंडर बेस है, अल्टीमेटली वो अपने ESG नॉर्म्स को अपने वेंडर बेस से पूरा करती हैं। मैं स्वयं आज बहुत सी लार्ज ऑटो कंपनीज़ में, OEMs में सप्लायर हूँ, उनकी सप्लाई चेन का हिस्सा हूँ जी। और टियर 1, टियर 2, टियर 3 में भी आज हमें अपना डेटा, हमने कितने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया पैकेजिंग के लिए, हमने किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल किया, हमने डीजल से गैस में चेंज किया या नहीं किया, आज हमें हमारा सभी डेटा हमारे बायर्स को लेते हैं, हमारे बायर्स उसके हिसाब से अपनी ESG रिपोर्ट्स फाइल करते हैं। Yes, और एक और पॉइंट कि स्टेट्स भी इसमें बहुत प्रभावशाली काम कर रही हैं। आज बहुत से इंसेंटिव्स हैं एसएमई सेक्टर के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने के लिए, सोलर को इस्तेमाल करने के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। तो मुझे लगता है कि अद्भुत इंसेंटिव्स हैं स्टेट की तरफ से। MSMEs की तरफ के ऊपर बहुत सारा प्रेशर्स है उनके लार्ज बायर्स का, क्योंकि उनके ESG के नॉर्म्स को भी पूरा करना है, और MSMEs इन दोनों चीज़ों के बीच में अपना रोल पूरा अदा कर रही हैं। ऑल राइट सर, ये देखिए, ये कुछ उजली तस्वीरें भी हैं जिसमें ओवरऑल जहां पर एक्शंस हो रहे हैं। प्रांशु, आखिरी सवाल मेरा बस एक आम एम्प्लॉई के नज़रिए से, HR प्रैक्टिसेस में एक एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ये विमर्श कब आएगा? देखिए, आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी दूर हैं। काफ़ी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं एक एम्प्लॉयी पर्सपेक्टिव से, और एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो सामंजस्य की आप बात करते हैं बिटवीन अ एम्प्लॉयी एंड अ एम्प्लॉयर, वो बनना शुरू हो गया है कुछ हद तक। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि बिल्कुल मूलभूत अगर चीज़ें हम लोग चेंज ना कर पाएँ, लेकिन एक इनेबलमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करें अराउंड, जिसमें कि हम जितना कंफर्ट दे सकते हैं एम्प्लॉयी को वो हो, वहाँ पे अभी चीज़ें बढ़ रही हैं। आपने जो बहुत अच्छी बात करी इकोनॉमिक डाउनटर्न की और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लो होने की, टेम्परेचर बढ़ने से, देखिए कुछ तो ये हो रहा है ऑन अ लाइटर नोट भारत में कि काफ़ी लोग हमने देखा है कि एट अ सीनियर लेवल इस टाइम तो छुट्टी लेके पहाड़ों की सैर पे निकल चुके हैं, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो हो गई है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे चीज़ों को देखें तो 2 चीज़ें हैं जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को बढ़ने से रोकती हैं। वो एक तो हो गया आपका पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन इस गर्मी के मौसम में तो बहुत और भी ज़्यादा है, जो आपकी इंडस्ट्रियल पावर चलाने की बात है, और दूसरा आपका लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स, राइट? तो उन दोनों चीज़ों पे ही काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस मैंने नहीं देखे हैं जो कि एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड हो, बट अच्छी बात ये है कि हमने पहला कदम इस बात पे विचार विमर्श करने का लिया है। मुझे नहीं पता, आपके चैनल ने भी शायद इस पे पता नहीं कितनी बार बात की है, बट ये पहल है कि जो भी लोग HR और जो कंपनी के डिसीजन मेकर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं जो फील्ड में जा रहे हैं, उनके वेलबींग के लिए आप क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। और वो एक सीरीज होगी, 1 या 2 कंपनियां करेंगी ना, तो आप देखेंगे कि काफी कंपनी ना वो एक हर्ड मेंटालिटी
आइडिया यही है प्रांशु, वेल सेड, वेरी वेल सेड। आइडिया यही है कि देखिए, अगर हम यानी कि मीडिया में अगर इस तरह की बातों पर बात अगर नहीं होगी तो फिर शुरुआत कहाँ से होगी। ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी। आप तीनों का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सजेशंस आए, जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं, आई एम श्योर कि इस दिशा में लगातार बेहतरी का माहौल हमें देखने को मिलेगा। एक एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स बिजनेस के जो फाइनल आउटपुट्स एंड प्रॉफिट्स और बाकी जो डे टू डे रूटीन्स हैं वो इससे प्रभावित ना हो, तो एक बेहतर रास्ता निकालें, कम से कम इस दिशा में काम हो। थैंक यू सो मच दिलीप चिनॉय सर, वक्त निकाला आपने। राजीव चावला सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। प्रांशु उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने के लिए। इस एपिसोड में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।